हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की कॉमर्स के मॉक टेस्ट आ रहे थे जिसमें कि हम लोग जो भी आपका एग्जाम होने वाला है यूपीपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑर्डर का, और साथ में जो बच्चे बिहार में जो अकाउंट क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए ये आपकी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो में रहेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और फ्रेंड्स तक शेयर भी कर दीजिएगा। आइए से फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द राइट ऑफ एन अनपेड सेलर हैव बीन लिस्टेड इन। आदत विक्रेता के अधिकारों को निम्नलिखित में सूचीबद्ध किया गया है। सेक्शन 45, सेक्शन 46, 47 या फिर 49। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो आदत विक्रेता होता है अनपेड सेलर, अनपेड सेलर कौन है? वो सेलर जिसको कि अभी तक पूरा मूल्य नहीं मिला है, यानी कि जिसको कि जितना उसका प्राइस था वो रिसीव नहीं हुआ है, उसको वो पे नहीं किया गया, वो अनपेड सेलर आदत विक्रेता कहलाता है। तो वहाँ पर कह रहा है कि जो उसके राइट्स होते हैं उसको कहाँ पर किस सेक्शन में दिखाया गया है। वो किस सेक्शन में आ जाएगा आपका? वो हो जाता है सेक्शन 46। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पर यही वाला क्वेश्चन ही आ गया कि अनपेड सेलर की मीनिंग क्या होती है, कि अनपेड सेलर कौन होता है, आदत विक्रेता का अर्थ क्या है। वह व्यक्ति जिसने कीमत का भुगतान नहीं किया है, वह व्यक्ति जिसने माल बेचा है और कीमत प्राप्त की है, वह व्यक्ति जिसने माल बेचा है और अभी तक कीमत प्राप्त नहीं की है, वह व्यक्ति जिसने माल नहीं बेचा है। यहाँ पर कह रहा है कि अनपेड सेलर कौन है। ऐसा पर्सन, द पर्सन हु हैज नॉट पेड द प्राइस, यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसने खुद पेमेंट नहीं किया हो, भुगतान नहीं किया हो। द पर्सन हु हैज सोल्ड द गुड्स एंड रिसीव्ड द प्राइस, जिसने गुड्स सेल किए हैं और रिसीव कर लिया प्राइस को। द पर्सन हु हैज सोल्ड द गुड्स एंड हैज नॉट येट रिसीव्ड द प्राइस, यानी कि उसने गुड्स को सोल्ड कर दिए हैं लेकिन प्राइस अभी उसे रिसीव नहीं हुआ है। या फिर द पर्सन हु हैज नॉट सोल्ड द गुड्स, जिसने गुड्स ही सोल्ड नहीं किए। तो कौन सा हो जाएगा? सेलर तभी वो कहलाएगा जब उसने कुछ सेल किया होगा। तो वहाँ पर उसने गुड्स को सोल्ड तो कर दिया है लेकिन अभी तक उसको प्राइस रिसीव नहीं हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अब वह व्यक्ति जिसने माल बेचा है और अभी तक कीमत उसे नहीं मिली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर डिफाइंड एज गुड्स। माल बिक्री अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से किन दो को माल के रूप में परिभाषित किया गया है? चल संपत्ति, फसल उगाना, कार्रवाई योग्य दावे और बी दोनों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका कई बार पूछा गया क्वेश्चन है अलग अलग एग्जाम्स में। तो जैसे कि अभी आपका हायर परचेज सिस्टम से कुछ क्वेश्चन आपके आए थे। हायर परचेज सिस्टम किसमें आता है? वो एक्ट आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ही हो जाता है, माल बिक्री अधिनियम ही है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पर पूछा जा सकता है कि कौन से गुड्स हैं या कौन सी चीजें ऐसी हैं जो गुड्स में आती हैं, मानी जाती हैं। तो यहाँ पर मूवेबल प्रॉपर्टी, ग्रोइंग क्रॉप्स, एक्शनेबल क्लेम, बोथ ए एंड बी। तो इसमें आपकी वो संपत्ति जो चल संपत्ति है जिसको आप मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और साथ में ही जो ग्रोइंग क्रॉप्स है वो भी आपकी गुड्स में आती है। तो ये दोनों ही आ जाएंगे। एक्शनेबल क्लेम्स जो होते हैं, कार्रवाई योग्य दावे, ये आपके क्या है, ये गुड्स में नहीं आते। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों ही करेक्ट है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री इन विच कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज। प्राथमिक दृष्टि की पुस्तक जिसमें नकद और बैंक लेन देन कालानुक्रमिक क्रम में दर्ज किए जाते हैं वो कहलाती है बिक्री पुस्तक, खरीद पुस्तक, कैश बुक, खरीद रिटर्न बुक। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राइमरी एंट्री की बुक है, प्राथमिक पृष्ठ की बुक है, जिसमें कि आप कैश और बैंक के ट्रांजेक्शन दोनों ही रिकॉर्ड करते हैं। किस वे में करते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं। कौन सी? तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जर्नल नहीं दे रखा है। जो जर्नल आपका होता है मेनली वहाँ पर आप सारे ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं और क्रोनोलॉजिकल वे में करते हैं, और वही बुक जो है जर्नली आपकी क्या है, प्राइमरी एंट्री की बुक भी होती है। लेकिन यहाँ पर कैश और बैंक की सिर्फ बात करी गई है कि जिसमें आप जो कैश में आप में है या आपके पास बैंक में है वही आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। वहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो आपकी हो जाएगी कैश बुक। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सब्सिडरी बुक्स भी और दे रखी हैं आपकी, परचेज बुक है, सेल्स बुक है, परचेज रिटर्न बुक है, लेकिन यहाँ पर इसमें आप सिर्फ कैश और बैंक को नहीं जो है रिकॉर्ड करते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, देखने में बहुत इजी लग रहा होगा। कैश बुक जो है वो प्राइमरी बुक भी है, कैश और बैंक के ट्रांजेक्शन भी आते हैं और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इसी तरह के क्वेश्चन घुमाने वाले रहेंगे, वहाँ पर आपको ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। The statement
which is prepared to reconcile the balance of cash book and passbook is known as। कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को समेटने के लिए तैयार किए गए स्टेटमेंट को कहा जाता है ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जो कैश बुक होती है और जो पासबुक होती है उनके बैलेंस को आपस में मिलाने के लिए, मिलान करने के लिए जो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है वो कौन सा होता है। तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट नहीं है, आपको पता है, लेकिन एक दे रखा है प्रॉफिट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ज्यादातर बच्चे उसी को सही मान करके वहाँ पर टिक कर देंगे, गलत हो जाएगा आपका। उसको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहलाता है, शॉर्ट में उसे BRS बोलते हैं। वो आपका प्रॉफिट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं होगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है। तो करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर इस आंसर दे रखा होता तो ज्यादातर बच्चे कंफ्यूजन में सी वाले ऑप्शन को टिक कर देते और आपका आंसर गलत हो जाता। इसमें होगा नन ऑफ द अबव। कभी कभी आंसर में ये भी आपका नन वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी रहती है। तो जो अभी आपने कॉन्सेप्ट समझा है उस पर स्टिक रहा करिए, कंफ्यूज ना हुआ करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पैन कार्ड इशूड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कांट बी यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता। पंजीकृत करदाता का प्रमाण, पते का प्रमाण, पहचान का प्रमाण, जनसिद्धि का प्रमाण। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो पैन कार्ड, यहाँ पर देखिए दो क्वेश्चन आपके क्लियर होते हैं। पहला कि पैन कार्ड जो है कौन इशू करता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट जो होता है वो पैन कार्ड को इशू करता है। अगर क्वेश्चन ये बनता है कि पैन कार्ड कौन इशू करता है, इनकम टैक्स आयकर विभाग इशू करता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि आप उसे किस पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते। तो प्रूफ ऑफ रजिस्टर्स टैक्स पेयर, तो पैन कार्ड तो जरूरी है टैक्स पे करने के लिए। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, तो आपका जो एग्जाम होता है वहां पर भी आप एज ए प्रूफ पैन कार्ड को लेके जा सकते हैं, पूरी तरह से वैलिड प्रूफ होता है। वहां पर डेट ऑफ बर्थ भी दे रखी होती है तो उसके लिए भी वो प्रूफ होता है। तो यहाँ पर क्या प्रूफ नहीं होगा, एड्रेस का प्रूफ नहीं होता है। ध्यान से देखेंगे तो उससे एड्रेस नहीं मेंशन होता, एड्रेस नहीं होता, तो प्रूफ ऑफ एड्रेस का प्रूफ नहीं होता वो। बाकी इन तीनों ही चीजों का प्रूफ रहेगा। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, For which of the following type of tax union government impose it but the state government collected। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कर के लिए केंद्र सरकार इसे लगाती है लेकिन राज्य सरकार इसे वसूलती है। GST है, आयकर है, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। जो धनकर होता है, वेल्थ टैक्स इसे कहा जाता है, सी ऑप्शन में धनकर हो जाएगा। और डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्टैम्प ड्यूटी। यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी, ये तीन तरह के आपके क्या हो जाएंगे, टैक्स हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वो कौन सा टैक्स है जिसे लगाता कौन है, केंद्र सरकार लगा रही है, लेकिन इसे वसूल कौन कर रहा है, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। तो यहाँ पर कौन सा टैक्स हो जाएगा, तो इनकम टैक्स तो आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगाती है, वेल्थ टैक्स भी आपका आ जाएगा। GST तो अलग अलग तरह का लगता है, 4 टाइप्स का होता है, आपको पता ही है। यहाँ पर जो स्टैम्प ड्यूटी होती है, तो स्टैम्प ड्यूटी जो होती है वो लगाई जाती है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, और उसे जो वसूल किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनऑब्जर्व्ड डिप्रिसिएशन कैन बी कैरिड फॉरवर्ड टू फॉर सेट ऑफ। अशोधित मूल्यह्रास को सेट ऑफ के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। असीमित वर्षों के लिए, केवल 4 वर्षों की अवधि के लिए, केवल 18 वर्षों की अवधि के लिए, केवल 8 वर्ष की अवधि के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो वो डिप्रिसिएशन जो अभी तक अब्जॉर्ब नहीं किया गया है, अशोधित है, उसे आप कितने समय तक आगे, कितने वर्षों तक आगे लेके जा सकते हैं। अनलिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स के लिए, फॉर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, 18 ईयर्स या फिर 8 ईयर्स। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो अनऑब्जर्व डिप्रिसिएशन होता है, अशोधित ह्रास होता है, उसे आप अनलिमिटेड वर्ष के लिए आगे लेकर जा सकते हैं। उसे अपलिखित करने के लिए आप जितने तक आपका आगे तक जा सकता है, आप उसको लेके जा सकते हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन। बाकी सब चीजों के लिए एक लिमिटेड टाइमिंग होती है, जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी का है 8 साल तक ले जा सकते हैं। अगर अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग रहती है आपकी टाइम लिमिट। यहाँ पर अगर हम बात करें अनअब्जॉर्व्ड डिप्रिसिएशन की, तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स के लिए आप आगे लेकर जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल टैक्सेशन रिलीफ कुड बी। जो दोहरे कराधान से राहत हो सकती है, एक तरफा राहत और द्विपक्षीय राहत, एक तरफा राहत, एक तरफा राहत या फिर द्विपक्षीय या फिर द्विपक्षीय राहत। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि डबल टैक्सेशन रिलीफ कुड बी, कि जो डबल टैक्सेशन होता है वो रिलीफ किस तरह का हो सकता है। डबल दोहरे कराधान से मतलब ये हो जाता है कि कभी कभी कुछ इस तरह के
ट्रांजेक्शन होते हैं उस तरह की आपकी इनकम हो जाती है, जहाँ पर आपके जिस कंट्री में आप निवासी हो रहे हैं, सपोज चलिए भारत की अगर हम बात करें, अपने इंडिया में आप निवासी हो रहे हैं, यहाँ पर भी अगर वो इनकम से किसी अदर कंट्री में भी टैक्सेबल हो जाती है, तो वहाँ पर दोहरा आपके ऊपर क्या लग जाएगा, डबल टैक्स लग जाता है। तो ऐसी सिचुएशन किस तरह की हो सकती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो किस तरह की सिचुएशन हो सकती है, तो वहाँ पर आपका एक तरफा राहत भी मिल सकती है, दो तरफा भी। एक तरफा में रहता है कि आपस में द्विपक्षीय में एक तरफा में रहता है कि किसी एक ही देश में आपका टैक्स लग सकता है। द्विपक्षीय में होता है कि अगर आपस में समझौता है उस देश के साथ हमारे इंडिया में जैसे कई देशों के साथ अगर हमारा आपस में समझौता किया हुआ है हमने, तो वहाँ पर जो टैक्स लगता है तो उसके कुछ प्रावधान प्रोविजंस अलग अलग हो जाते हैं। ये वाला मेथड आपका सही रहेगा कि एक तरफा राहत और द्विपक्षीय। इसका एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। अच्छा, ए और सी में कंफ्यूज ना होइएगा, यहाँ पर एंड है और यहाँ पर और है, मतलब या दोनों में से एक ही होगा या तो ये दोनों चीजें हैं, तो यहाँ पर आपके दोनों ही तरह से मिलती है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल टैक्सेशन रिलीफ फॉर इनकम टैक्स इन द कंट्रीज विद विच नो एग्रीमेंट एग्जिस्ट इज गवर्न बाय। जिन देशों के साथ कोई समझौता नहीं है वहां कर लगाए जाने वाली आय के लिए दोहरे कराधान से राहत किसके द्वारा शासित होती है। अब यहाँ पर सेक्शन आ गई कि क्या कह रहा है कि जिसके साथ कोई समझौता नहीं, जैसे कि मैंने बताया था ये एक कुछ कंट्रीज के साथ समझौता किया हुआ है, उसके साथ नहीं किया हुआ है, दोनों के लिए प्रोविजंस अलग अलग होते हैं। क्या प्रोविजंस होते हैं इतना डीपली आप में नहीं आएगा, ये आगे नेट के सिलेबस में दे रखा है। यहाँ पर ये 2-3 क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड कर लिए थे कि बाई चांस अगर आपको पूछ लिया गया तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जिन देशों के साथ कोई समझौता नहीं है वहां कर लगाए जाने वाली आय के लिए दोहरे कराधान से राहत। यहाँ पर समझौता नहीं किया गया है तो वहाँ पर क्या है, आपके देश में भी टैक्स लग रहा है, उस देश में भी टैक्स लगेगा, तो वहाँ पर किस तरह से राहत दी जाएगी उसके संबंध में जो सेक्शन बताई गई हैं वो कौन सी हैं, 93, 91, 89 या फिर इनमें से कोई नहीं, तो सेक्शन है आपकी 91। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये भी आपकी इनकम टैक्स में ही आ रही है, ये सेक्शन 91 है, तो एक आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और अगर पूछता है कि जिन देशों के साथ समझौता किया हुआ है वो कौन सा सेक्शन है, तो उसके लिए ध्यान रखिएगा वो सेक्शन 92 है, उसी की जस्ट बाद वाली सेक्शन 92 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज एग्रीकल्चरल इनकम। इनकी तरह से कौन सी आय कृषि आय है, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी इनकम एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है। इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्म, रेंट रिसीव फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, डिविडेंड फ्रॉम एक कंपनी इंगेज इन एग्रीकल्चर, या फिर इनकम फ्रॉम डेयरी फार्म। तो यहाँ पर कौन सी एग्रीकल्चर इनकम है, तो यहाँ जो आपकी इनकम डायरेक्टली रेंट रिसीव हो रहा है आपको एग्रीकल्चर से, यानी कि कृषि भूमि से प्राप्त किराया, वो आपकी क्या हो जाती है, एग्रीकल्चर। बाकी पोल्ट्री फार्म से तो बिजनेस हो गया, कोई कंपनी से लाभांश मिला तो अलग हुआ, डेयरी फार्म है आपका तो भी आपका बिजनेस हो गया। तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है वो बी वाली ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैलरी अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 डजन इंक्लूड। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) के तहत वेतन में क्या शामिल नहीं होता है, ग्रेजुटी, इंटरेस्ट, वेजेस, पेंशन। तो यहाँ पर सैलरी में क्या शामिल नहीं है, अगर सेक्शन की हम ये बात करें तो अगर सैलरी से रिलेटेड सेक्शन मैंने आप लोग को अलग से पढ़ाई हुई है, तो सेक्शन 10 की वीडियो आई थी आपकी, सेक्शन 10 की जो वीडियो आई थी तो वहाँ पर आगे मैंने आप लोग को सारी जितनी भी 5 हेड हैं, 5 हेड्स जो हैं आपकी, किस हेड में कौन सा आपकी सेक्शन आ रही है, कहाँ है, किसमें कटौतियाँ दी गई हैं, तो मैंने वहाँ पर बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखी है तो ये वीडियो जरूर देख लीजिए, बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो यहाँ पर सैलरी में क्या चीजें शामिल नहीं करेंगे, तो इसमें आपका जो इंटरेस्ट दे रखा है ब्याज, ये इंटरेस्ट जो है वो नहीं आता सैलरी हेड में, किसमें जाता है, ये आपका अदर सोर्सेज में शामिल किया जाता है, जो अन्य स्रोतों से आय होती है उसमें जाता है, या ये सैलरी में नहीं जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैपिटल एक्सपेंस। कितने से कौन सा पूंजीगत व्यय नहीं है। एक्सपेंसेस ऑफ प्रमोटिंग अ कंपनी, किसी कंपनी को प्रमोट करना का मतलब हो जाता है जब किसी कंपनी को बनाया जा रहा होता है, प्रवर्तन कहते हैं, बढ़ाना नहीं, यहाँ पर प्रवर्तन हो जाता है। प्रमोशन के कई मीनिंग होते हैं, लेकिन कंपनी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपका मीनिंग जो हो जाता है, जब किसी कंपनी को हम बना रहे होते हैं, बनाने का पहली बार थॉट आता है, उसके बाद जो पूरी प्रोसेस होती है वो सब प्रमोशन कहलाती है। एक प्रमोशन आपका मार्केटिंग में हो जाता है जिसमें कि संवर्धन जिसे कहते हैं, तो और एक प्रमोशन और आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी आता है, वो हो जाता है कि पदोन्नति।
तो जब आप प्रमोट हो रहे हैं, आगे जा रहे हैं, अपने जिसमें भी प्लेस पर हैं आप, उससे आगे आप प्रमोट हो रहे हैं। तो इस 3 तरह से हो जाता है। जब प्रमोटिंग की बात की जाएगी कंपनी के लिए, तो वहाँ पे प्रवर्तन, किसी कंपनी को बनाना। तो कैपिटल एक्सपेंस की यहाँ पर हम बात कर रहे थे। एक्सपेंसेस ऑफ प्रमोटिंग अ कंपनी, कमीशन टू एम्प्लॉयज टू अचीव सेल्स टारगेट। ये जो एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी हैं कंपनी के, उनको सेल्स टारगेट को अचीव करने के लिए कमीशन दिया जा रहा है। इंस्टॉलेशन एक्सपेंडिचर ऑफ प्लांट ऑफ ए कंपनी, कि जो कंपनी प्लांट लगा रही है उसके इंस्टॉल करने में जो चार्जेस आ रहे हैं। लीगल एक्सपेंसेस फॉर रिडक्शन ऑफ कैपिटल, पूंजी की कमी, कंपनी की जो पूंजी है उसमें कमी करने में जो भी चार्जेस आ रहे हैं, लीगल एक्सपेंस कानूनी पे किए जा रहे हैं। तो कौन सा कैपिटल एक्सपेंस नहीं है, नॉट लगा है, ध्यान दीजिएगा। आपको ये पूछा है क्या नहीं होगा, तो कौन सा इसमें नहीं होगा। तो सेल्स टारगेट को अचीव करने के लिए, सेल्स टारगेट क्योंकि इनकम हो रही है और ये किस तरह की रेवेन्यू नेचर की है, क्योंकि जो डे बाय डे के आपके सेल्स रहते हैं या आप जो है सेल जो कर रहे होते हैं, तो वो अब सब आपका आयगत व्यय हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो इसमें कमीशन दिया जा रहा है एम्प्लॉयज को, वो क्या है आपका रेवेन्यू नेचर का है, ना कि कैपिटल एक्सपेंस है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी तीनों ही क्या है, कैपिटल एक्सपेंसेस होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, This section of Income Tax Act 1961 deals with the income under the head income from house property, यानी कि जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से आय शीर्षक जो है वो कौन सी धारा में आ रहा है। सेक्शन 22 टू 27, 61 टू 68, 69, 38 टू 44। तो यहाँ पर कौन से सेक्शंस में आता है हाउस प्रॉपर्टी, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। कौन सा हो जाएगा, सेक्शन 22 टू 27। इससे पहले के जो सेक्शन है वो इसमें कौन सा आ जाएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी आती है। उसके बाद आपका ये सेक्शन आता है हाउस प्रॉपर्टी के लिए। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। सेक्शंस की वीडियो बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हैं सारी सेक्शंस। मैं पहले ही आप लोग को सारी सेक्शन प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटरी ऑडिट ऑफ ए कंपनी इज द केस ऑफ ए कैजुअल वैकेंसी में बी अपॉइंटेड बाय द। किसी कंपनी का वैधानिक ऑडिट आकस्मिक रिक्ति के मामले में क्या किया जा सकता है। मतलब कहने का ये है कि वैधानिक ऑडिट किया जाना है, वैधानिक रूप से जो अंकेक्षण वो किया जाना है। और किसी कंपनी में क्या है, कैजुअल वैकेंसी, अचानक से किसी वजह से वो पद खाली हो जाता है, तो वहाँ पर जो अपॉइंट किया जाएगा, कौन अपॉइंट करेगा उसे, निदेशक मंडल, प्रबंध निदेशक, असाधारण आम बैठक या फिर संबंधित सरकार। तो यहाँ पर ऐसे सिचुएशन आने में कि अचानक से कैजुअली कोई वैकेंसी हो गई है, वैकेंट हो गया है वो पद, तो वहाँ पर जो ऑडिटर को नियुक्त किया जाएगा, तो वहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं, तो निदेशक मंडल या फिर कहें संचालक मंडल जो होता है, वो नियुक्त करता है। वरना ऐसे जो नियुक्त किया जाता है वो तो आपको पता ही है कि क्या क्या सिचुएशन होती है। प्रथम संचालक होता है, या फिर जो नॉर्मली आपके होते हैं तो साधारण सभा में से नियुक्त किए जाते हैं, तो वो सब ध्यान में रखिएगा। लेकिन यहाँ पर कैजुअलिटी की बात कर रहा है, तो वहाँ पर कैजुअल वैकेंसी अगर हो रही है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नियुक्त करते हैं। प्रथम अंकेक्षक है, तो प्रथम अंकेक्षक को भी कौन नियुक्त करता है, वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्म इज यूज टू फाइल स्टेटमेंट टू असेसिंग ऑफिसर अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 11 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। आयकर अधिनियम की धारा 11 की उपधारा 2 के तहत निर्धारित अधिकारी को विवरण दर्ज करने के लिए किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है। फॉर्म 5, फॉर्म 10, 35 CA या फिर 44 AB। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो आयकर अधिनियम की धारा 11 है और उसकी सबसेक्शन 2, यानी कि इस तरह से समझ लीजिए, सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 के तहत जो निर्धारित अधिकारी है जो कर निर्धारण कर रहा है, तो कौन से फॉर्म का उपयोग करता है, वो कौन से फॉर्म का उपयोग करेगा दर्ज करने के लिए विवरण को, तो वो हो जाता है आपका फॉर्म 10। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर धारा 11 से फॉर्म 10 याद रखिए, एक पीछे कट जाना है आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीडीएस रिटर्न इज ए फॉर्म ऑफ रिपोर्ट सबमिटेड टू। टीडीएस रिटर्न एक किस्म की रिपोर्ट है जो किसे सबमिट की जाती है, क्वेश्चन पूछ रहा है। रजिस्ट्रार ऑफ ए कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज में, टैक्स अथॉरिटीज में, नन ऑफ दिस। सिंपल सा क्वेश्चन है, टीडीएस की रिपोर्ट किसे सबमिट करिएगा, टैक्स अथॉरिटीज जो होती हैं, जो कर अधिकारी होते हैं, उन्हीं को सबमिट की जाएगी। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम अमाउंट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 80AA इन रिस्पेक्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट इज। बैंक बचत खाते पर ब्याज के संदर्भ में डैश तक की अधिकतम राशि 80AA के अंतर्गत कटौती योग्य होती है। 1,50,000, 20,000, 90,000 या फिर 10,000। यहाँ पर जो ये सेक्शन 80AA है
तो सबसे पहले तो एक पॉइंट यहाँ पर ये बन जाता है किससे रिलेटेड है, जो सेविंग अकाउंट पर जो आपका इंटरेस्ट लगता है उससे रिलेटेड है कि उसमें जो कटौती दी जा रही है। अब यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, 10,000 होनी चाहिए। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ क्लोजिंग स्टॉक इज शोन इन ट्रायल बैलेंस, यहाँ पर हो जाएगा ट्रायल बैलेंस, व्हेन देन इट विल बी शोन इन, यदि अंतिम रहतिया तलपट में दिखाया गया है तो ये कहाँ पर दिखाया जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट या बैलेंस शीट में। यानी कि क्लोजिंग स्टॉक आपका किसमें है, ट्रायल बैलेंस में शो कर रहा है, और आप कहाँ पर दिखाएंगे। तो इसका आंसर सभी बच्चे मुझे कमेंट करिए, इसे और कहाँ पर दिखाया जाएगा, ट्रेडिंग में दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, या फिर बैलेंस शीट में। तो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आई होप आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।